Hello everyone, welcome back to my channel Study Time. So today in this video we'll be reading class 7th English NCERT chapter number 5 Quality. तो क्वालिटी चैप्टर में आपको दो ब्रदर्स की कहानी बताई गई है जो कि बूट मेकर होते हैं और उनको जैसलर ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो उनके काम के बारे में बताया है कि वो इतने अच्छी तरीके से बूट्स बनाते थे जो उनके कस्टमर होते थे उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से फिट हो जाते थे और उनका जो वर्क था वो बहुत ही अच्छा और फाइन था। जो इस स्टोरी के ऑथर है, जो हमारे राइटर हैं, वो कई बार उनकी शॉप पे जाते हैं बूट्स बनवाने के लिए। तो देखते हैं आगे इस चैप्टर में क्या होता है। सो लेट्स रीड। I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boot. अब जो नरेटर है वो बता रहे हैं कि मैं जो जैसलर ब्रदर्स हैं उनको कब से जानता हूँ, अपनी एक्सट्रीम यूथ से। एक्सट्रीम यूथ का मतलब है अर्ली एज, जब वो जवान थे तब से वो उनको जानते हैं, क्योंकि वो जो जैसलर ब्रदर्स है वो उनके फादर्स के भी बूट्स बनाया करते थे। He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. अब वो थोड़ा और बताते हैं जैसलर ब्रदर्स के बारे में कि वो किसके साथ रहते थे, अपने एल्डर ब्रदर के साथ रहते थे उनकी। और वो कहाँ पे रहते थे, अपनी ही शॉप में, वहीं पर ही रहते थे वो। और उनकी शॉप कहाँ थी, एक स्मॉल स्ट्रीट गली में थी, फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, बहुत ही अच्छा सा फैशनेबल पार्ट था लंदन में, वहाँ पे उनकी शॉप हुआ करती थी। The shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon it other than the name of Jessler Brothers. और उनकी शॉप थोड़ी सी क्वाइट डिस्टिंक्शन मतलब अलग थी उनकी शॉप। क्यों थी वो? क्योंकि उनकी जो शॉप थी उस पर कोई साइन नहीं था, बस वो उनकी शॉप पे क्या लिख रहा था, एक नाम लिख रहा था जो कि है जैसलर ब्रदर्स। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट, और उनकी जो विंडो थी शॉप के बाहर की, वहाँ पे कुछ पेयर्स ऑफ बूट रखे थे। He made only what was ordered and what he made never failed to fit. वो बस अपने जो ऑर्डर मिला करते थे उनको वो तभी बूट्स बनाया करते थे, और उनके जो भी वो बूट्स बनाया करते थे वो हमेशा कस्टमर के फिट आ जाया करते थे। To make boots, such boots as he made seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. अब जो नरेटर है वो मिस्टर जैसलर्स के बारे में बताता है कि वो जिस तरह के बूट्स बनाते हैं, मुझे उस टाइम पे भी ऐसा लगता था और अभी भी ऐसा लगता है, मिस्टीरियस और वंडरफुल टाइप से। मतलब मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय। रहस्यमय क्यों कहा उसने? क्योंकि जो भी वो बूट्स बनाया करते थे वो कस्टमर के एकदम फिट में जाया करते थे। और वंडरफुल मतलब उसको ऐसा लगता भी था अंदर से, वो भी था कि मेरे को जानना है कि ये ऐसे कैसे इतने अच्छे फिट बूट्स बना लेते थे। I remember well my shy remark one day while stretching out to him my youthful foot. और मुझे याद है कि मैं जब उनकी शॉप पे गया था अपने बूट्स बनवाने के लिए, और मैंने उनको एक शाय मतलब शर्माते हुए रिमार्क दिया था जब वो मेरे फुट का मेजरमेंट ले रहे थे। मैंने अपना फुट आगे कहा और मैंने उनसे कहा, Isn't it awfully hard to do, Mr. जैसलर? क्या आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये काम, मिस्टर जैसलर? और वो आंसर देते हैं, and his answer given with a sudden smile from out of the redness of his beard. और उनका आंसर आता है, वो स्माइल करते हैं अपनी रेडेड बियर्ड से, मतलब जो उनकी दाढ़ी है वो रेड कलर की थी, उसके बीच में से उनकी स्माइल निकल के आती है और वो बोलते हैं, इट इज़ एन आर्ट, इट इज़ एन आर्ट, ये एक आर्ट है। ये जो वर्ड मिस्टर जैसलर ने बोला है और जो आगे की स्टोरी में बोलेंगे वो उनकी हैवी जर्मन एक्सेंट में बोल रहे हैं वो। It was not possible to go to him very often, his boot lasted terribly. और इतना आसान भी नहीं था कि हम बार बार उनकी दुकान पे शॉप पे जाएं, क्योंकि जो उनके बूट्स थे वो लास्टेड टेरिबली का मीनिंग है लास्टेड वेरी लॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलते थे, इसलिए उनकी दुकान पे बार बार जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। Having something beyond the temporary, some essence of boots stitched into him. हैविंग समथिंग मतलब कुछ तो था उनके जूतों में, उनके बूट्स में, जो कि बियॉन्ड द टेम्पररी मतलब जो ऑर्डिनरी बूट्स हुआ करते थे उनसे वो थोड़े अलग थे। और सम एसेंस ऑफ बूट्स मतलब ऐसा लगता था कि जैसे उन बूट्स की आत्मा जो है वो उस बूट्स में स्टिच हो गई हो। One went in, not as into most shop, but restfully as one enters a church. और जब भी कोई उनकी शॉप में जाता है ऐसा फील होता है जो कि आपको बाकियों की शॉप में नहीं होगा फील। इतना अच्छा फील होता है जैसे कि आप किसी चर्च में एंटर हुए हो। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, और जैसे चर्च में वुडन चेयर लगी होती है वैसे ही वहाँ पे एक सिंगल वुडन चेयर लगी होती है, वहाँ पे आप जाते हो और आप वेट करते हो वहाँ पे। अ गटरल साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट।
और फिर थोड़ी देर बाद एक गटरल सी साउंड आती है जो कि हार्श सी एंड ग्रीटिंग साउंड आती है, जैसे कि वो उनके जो वुडन स्टेयर्स है उनकी शॉप की, वो उससे ऊपर आते हैं टिप टैप करते हुए, उनके स्लीपर्स की आवाज़ आती है और थोड़ी देर में वो उनके सामने आके, कस्टमर्स के सामने आके खड़े हो जाते हैं विदाउट कोट, अ लिटिल बैंड, और थोड़े से झुके हुए होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके थे। इन लेदर एप्रन विथ स्लीव्स टर्निंग बैक, और वो उन्होंने क्या पहना रहता है, एक लेदर का एप्रन पहना रहता है ताकि उनके जो क्लोथ्स हैं वो खराब ना हो, और उनकी जो स्लीव्स है वो ऐसे पीछे मुड़ी हुई रहती है, ब्लिंकिंग एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, और ऐसा लगता था वो अपनी आंखें से झपकाते हुए आते थे, जैसे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बूट्स के सपने देख रहे हैं, और वो बूट्स के सपने देखते देखते एकदम से उठ के अपने कस्टमर के पास आ गए। I would say, how do you do, Mr. Jasler? Could you make me a pair of Russian leather boots? और मैं उनसे कहा करता था, आप कैसे हैं मिस्टर जैसलर, क्या आप मेरे लिए रशियन पेयर बना सकते हैं बूट्स का, रशियन लेदर बूट्स का। Without a word, he would leave me retiring whence he came, or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. और वो कुछ एक शब्द भी नहीं बोलते थे और वो वहाँ से चले जाते थे जहाँ से वो आए हैं, या फिर उनकी जो शॉप है उसके दूसरे पोर्शन में, शॉप में या तो दो पोर्शन होते हैं, एक जहाँ पे आप काम करते हो, एक जहाँ पे आप सेल करते हो, तो क्या पता वो उनके शॉप के दूसरे पोर्शन में चले जाते थे। एंड मैं कंटिन्यू करता था वहाँ पे ही वुडन चेयर पे रेस्ट करता था वहाँ पे बैठ के, और इनहेल करता था इंसेंस। इंसेंस का मतलब होता है अगरबत्ती, पर यहाँ पे जो इंसेंस है उसको कंपेयर करा गया है अगरबत्ती की खुशबू को स्मेल ऑफ लेदर, जो लेदर से स्मेल आती है ना, उसकी स्मेल से उसको कंपेयर किया गया ऑफ हिज ट्रेड, उनकी जो बूट मेकिंग का ट्रेड था वहाँ से उनको खुशबू आती थी। सून ही वुड कम बैक, और वो बहुत जल्दी वापस आ जाया करते थे, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और उनके हाथ में क्या होता था, एक गोल्ड ब्राउन लेदर का टुकड़ा होता था। विथ आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, व्हाट अ ब्यूटिफुल पीस। अब वो जैसे ही बाहर आते थे तो वो लेदर का गोल्ड ब्राउन उनके जो हाथ में पीस रहता था उसकी तरफ ही उनकी आइज रहती थी, वो उसको ही देखते हुए आते थे और वो बोलते थे, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, कितना अच्छा पीस है, ये कहते थे वो। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, और जब मैं भी उसकी तारीफ कर दिया करता था, ही वुड स्पीक अगेन, और वो फिर से बोलते थे, व्हेन डू यू वांट दैम, मतलब व्हेन डू यू वांट दैम, तुम्हें कब चाहिए तुम्हारे बूट्स। एंड आई वुड आंसर, ओ एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन, और मैं आंसर देता था, हाँ एज सून एज, जितनी जल्दी आपसे बन सके, पर थोड़ी आराम से बनाइएगा। एंड ही वुड से, और वो कहते टुमारो फोर्टनाइट, मतलब टुमारो फोर्टनाइट, कल के बाद की 14 दिन बाद, 14 रातों बाद। और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, और उनकी जगह अगर उनका एल्डर ब्रदर होता तो वो कहते थे कि मैं अपने ब्रदर से पूछ के बताऊंगा। देन आई वुड मर्मर थैंक यू, और फिर मैं मतलब धीरे से बोलता था उनको, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिस्टर जैसलर, गुड मॉर्निंग, और मैं उनसे थैंक यू कह के उनसे कहते करता था, गुड मॉर्निंग मिस्टर जैसलर, तो फिर वो जो मिस्टर जैसलर थे वो भी मेरे को आंसर करते थे, गुड मॉर्निंग। स्टिल लुकिंग एट द लैडर इन हिज हैंड, और वो उस वक्त भी उस लेदर का जो उनका पीस था उसको ही देखते रहते थे। एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर गोइंग अप द स्टेयर, और जैसे ही मैं वहाँ से बाहर डोर की तरफ चल जाया करता था तो मुझे उनके टिप टैप, जो उनकी स्लीपर्स थी स्टेयर्स पे चढ़ने की, उसकी आवाज़ आने लगती थी। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, कहाँ पे, जहाँ पे वो बूट्स के सपने देखा करते थे, वो वहाँ पे चल जाया करते थे स्टेयर्स से। Forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Jasler, that last pair of boots creaked, you know. और मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जिस दिन मुझे ये कहने का मौका मिला था, मैंने मिस्टर जैसलर से ये वर्ड कहा था कि जो आपने मेरे पिछले पेयर्स ऑफ बूट्स बनाए थे वो क्रीक्ड, मतलब साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे मैं चलता जा रहा था तो उसमें से आवाज़ आ रही थी। He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement. और वो मेरे को देखते रहे थोड़े टाइम तक के लिए बिना कुछ बोले, और वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं अपना जो स्टेटमेंट है विड्रॉ करूं, मतलब वापस ले लूं जो मैंने अभी बोला, या फिर क्वालिफाई, उसको साबित करके दिखाऊं कि मैंने जो ये बोला है ये सच बोला है कि नहीं। देन ही सेड, इट शुडंट हैव क्रीक्ड, मतलब इट शुडंट हैव क्रीक्ड, मतलब उसमें से आवाज़ नहीं आ सकती। इट डिड, आई एम अफ्रेड, और मैंने कहा ऐसा हुआ है। You got them wet before they found themselves, इसका मतलब है you got them wet before they found themselves,
तुमने उस जो बूट्स हैं उनको यूज़ कर लिया होगा वेट ही, जब उनको थोड़ा टाइम नहीं दिया होगा सेटल होने के लिए, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। जो लेदर के बूट्स होते हैं वो थोड़ा टाइम लगाते हैं एडजस्टमेंट, मतलब हमारे जो पैर होते हैं उसमें एडजस्ट करने में। तो उन्होंने उनसे ये कहा, आई डोंट थिंक सो। अब जो नरेटर है वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एट दैट ही लोवर्ड हिज आईज as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. और ये सुन के वो अपनी आंखें नीची कर लेते हैं और सोचने लग जाते हैं, मतलब पीछे जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने कौन से वाले बूट्स ऐसे बना दिए थे और मुझे बहुत ज़्यादा सॉरी फील होता है कि मैंने इतनी छोटी सी चीज़ भी क्यों मेंशन कर दी, क्यों बता दी इनको। सेंड देम बैक, इसका मतलब है सेंड देम बैक, मुझे वापस वो दे जाना। वो ही सेड आई विल लुक एट देम, मतलब आई विल लुक एट देम। जो मिस्टर जेसलर है वो कहते हैं कि मुझे वापस सेंड देम बैक, मुझे वापस ले आना वो, मैं उनको एक बार देख लूंगा। जूम बूट्स, इसका मतलब है सम बूट्स। ही कंटिन्यूड स्लोली आर बैड फ्रॉम बर्ड्स, इसका मतलब है आर बैड फ्रॉम बर्थ। वो कहते हैं कि जो कुछ बूट्स होते हैं वो जब से शुरू से अपन उसको बनाते हैं तब से ही खराब रहते हैं। फिर वो आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, इफ़ आई कैन डू नॉडिंग विद डैम आई टेक डैम ऑफ योर बिल, इसका मतलब है इफ़ आई कैन डू नथिंग विद डैम आई टेक डैम ऑफ योर बिल। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनका एक बार देख लूँगा, मैं उनको, अगर मैं उनका कुछ नहीं कर पाया तो मैं आपका जो सारा पैसा है जो मैंने इस बूट्स के लिए थे वो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। Once only, I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in a emergency at some large firm. अब नरेटर बताते हैं कि एक दिन वो उनका ध्यान नहीं था, उन्होंने एक शॉप से जो है पेयर ऑफ बूट्स खरीदे थे इमरजेंसी में किसी बड़ी सी कंपनी से, लार्ज फर्म से। तो वो पहन के उनकी शॉप पे जाते हैं। He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. उन्होंने उस दिन मेरा ऑर्डर लिया और उस दिन तो उन्होंने मुझे जो लेदर का वो पीस दिखाते थे वो भी नहीं दिखाया, और मैं फील कर सकता था कि वो उनकी आइज से, पेनिट्रेटिंग आइज से, मेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा गौर से जो मेरी कवरिंग थी फुट की, जो मैंने बूट्स पहन रखे थे, उस जो लो क्वालिटी के बूट्स पहन रखे थे, उनकी जो इन्फीरियर कवरिंग है वो कितनी गौर से देख रहे थे। एट लास्ट ही सेड Those are not my boots means those are not my boots. वो कहते हैं कि ये बूट्स तो मैंने नहीं बनाए। The tone was not of one anger, nor of sorrow, not even of contempt, but there was in something quiet that froze the blood. अब जो उन्होंने जिस टोन में बोला था वो एंगर की भी टोन नहीं थी, ऐसा भी नहीं था कि वो गुस्से में बोल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं था कि वो दुख जताते हुए बोल रहे हो, और ऐसा भी नहीं था, ऐसी टोन भी नहीं थी उनकी कंटेम्प्ट वाली, मतलब वो मुझे ये भी नहीं जताना चाह रहे थे कि जो मैंने ये बूट्स पहने हैं वो लो क्वालिटी के, बट ऐसा कुछ था उनकी जो वॉइस थी उसमें कि जिससे मैं घबरा गया। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. और वो नीचे झुकते हैं और अपनी जो फिंगर है वो उस जगह पे प्रेस करते हैं जो मेरा लेफ्ट बूट था वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था पहनने में, वहाँ पे वो उंगली से प्रेस करते हैं और कहते हैं, It hurts you dear. He said, those big worms have no self-respect. Means, it hurts you dear, those big worms have no self-respect. मिस्टर जेसलर कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पे इसका दर्द हो रहा है और ये जो बिग फर्म्स होती हैं उनके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। एंड देन एज इफ समथिंग हैव गिवन वे विद हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो कि वो अंदर से टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, बहुत टाइम से बोलना चाह रहे थे, तो उन्होंने वो कहा और बहुत ही ज़्यादा बिटरली बोला, कड़वा बोला। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड। और ये बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट टाइम था, पहली बार ऐसा था कि वो मुझसे अपनी जो शॉप है उसकी कंडीशंस के बारे में और उनकी हार्डशिप, जो उनकी मुश्किलें आ रही है बूट मेकिंग के उसमें, उसके बारे में उन्होंने मुझसे बैठ के बात की। So this is your part first, children, and the next part we'll be continuing in the next video, so stay tuned.